शिवपुरा नामक गांव में पवन नाम का एक गरीब किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। पवन खेतों में फसलें उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अरे पुत्र, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने उन्हें समय पर दवा और अच्छा खान पान लेने को कहा है। मैं काफी दिनों से दवा नहीं खा रही हूँ, इसलिए मेरे भी जोड़ों में दर्द बहुत बढ़ गया है। तुम कोशिश करके कुछ पैसों का इंतजाम करो ताकि अब हम तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा सकें। हाँ माँ, इस बार जैसे ही अच्छी फसल होगी मैं उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लूँगा। उन पैसों से मैं पिताजी और आपका अच्छी तरह से इलाज करवाऊँगा और फिर देखना माँ, पिताजी और आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। पुत्र, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। ठीक है माँ, अब मैं काम पर निकलूँगा। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। अब पवन, ये ले खाने का डिब्बा और समय पर जरूर खा लेना खाना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। पवन ये कहकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर फिर खेतों की तरफ खेती करने चला जाता है। इस बार मुझे कुछ न कुछ करके अच्छी फसल उगानी ही होगी, क्योंकि अगर इस बार फसल खराब हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और अब मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फिर से फसल उगा सकूं। पवन ये कहकर खेतों में बीज बोने लगता है। तभी वहाँ उसके गांव का एक दोस्त कमल आता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कमल, मैं दोबारा खेतों में इन बीजों को लगा रहा हूँ। पवन, ये तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम इन बीजों को खेतों में लगा रहे हो, मगर तुम जानते हो ना कि इस समय मौसम किस तरह से बदल रहा है। कभी धूप आ जाती है तो कभी बारिश आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फसल उगेगी? हाँ, मुझे भगवान पर पूरा यकीन है कि इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। पवन ये कहकर दोबारा से अपने काम में लग जाता है। पवन का दोस्त कमल मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। आज तो मैंने लगभग सारे बीजों को खेतों में लगा दिया है और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ ने मुझे घर से निकलते समय खाने का डब्बा दिया था। मैं हाथ मुंह धोकर खाना खा लेता हूँ। पवन जैसे ही हाथ मुंह धोकर खाने का डिब्बा लेकर एक किनारे बैठता है, तभी वो एक साधु बाबा को अपनी तरफ आते हुए देखता है। प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ इस समय? खुश रहो पुत्र, मैं पास के गांव से आया हूँ और यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ खा सकूँ। साधु बाबा, आपको भूख लगी है, आप ये खाना खा लीजिए। मैं जानता हूँ ये खाना आपके खाने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस खाने को खा सकते हैं। नहीं नहीं पुत्र, कैसी बात कर रहे हो? अन्न कभी भी बुरा नहीं होता, मगर ये खाना तो तुम्हारा है और मेरे हिसाब से इसे तुम खाने ही बैठे थे। अगर तुम मुझे अपना खाना दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? जी साधु बाबा, मैं इसे खाने तो बैठा था, लेकिन अब मैंने खेतों का सारा काम खत्म कर लिया है। अब मेरे घर वापस लौटने का समय भी हो गया है। मैं घर जाकर खा लूँगा, ये खाना आप खा लीजिए। पवन ये कहकर अपना सारा खाना साधु बाबा के आगे रख देता है। तभी साधु बाबा प्रसन्न होकर वो खाना खा लेते हैं और फिर पवन से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे कठिन समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाली सभी कठिन परिस्थितियों का तुम डटकर सामना करोगे, साथ ही अपनी मेहनत और लगन से बहुत ज्यादा धनवान हो जाओगे, बहुत ज्यादा। साधु बाबा पवन को ये आशीर्वाद देकर वापस लौट जाते हैं, जबकि पवन उन्हें जाता देख खुद भी अपने घर की तरफ चला जाता है। पवन, अब तू आ गया? हाँ माँ, खेतों में सारा काम जल्दी ही हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब घर चलूं। माँ,
अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। पवन तू जानता है ना, जब से तेरे पिताजी बीमार पड़े हैं तब से मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। जो पैसे मेरे पास थे उनसे मैं तेरे पिताजी की कोई दवाइयाँ ले आई, और रात का जो बचा हुआ खाना था वो मैंने तुझे सुबह दे दिया था। अब खाने को कुछ भी नहीं है घर पे। पवन की माँ घर में उसके खाना न होने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर पवन परेशान हो जाता है और फिर वो भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। पवन दूसरों के खेतों में काम करके पैसे कमाता है और अपने माता पिता का खर्चा उठाता है। साथ ही वो अपने खेतों में उगी फसल को भी ध्यान रखता है। भगवान की कृपा से मेरी फसलें तो बहुत अच्छी उग रही हैं। आने वाले समय में मुझे इनका बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। पवन अपने मन में ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त कमल फिर से वहां आता है और पवन से कहता है, अरे वो पवन, तेरी फसल तो बहुत अच्छी उग गई। क्या बात है, तेरा तो नसीब ही चमक रहा है। आजकल तू दूसरे के खेतों में भी काम कर रहा है और साथ ही साथ तेरे खुद के खेत में भी अच्छी तरह की फसल उग गई है। हमारे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं रही है भाई। ऐसा कुछ नहीं है कमल, बस ये मेरी मेहनत का फल है। और रही बात दूसरों के खेतों में काम करने की, तो अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा पाऊँगा। पवन कमल से ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई। अगर ये बारिश थोड़ी देर के लिए होती तब तो मेरी फसलों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक हुई तो मेरी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। कमल बारिश होता देख अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और फिर पवन से कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, वरना कहीं बारिश तेज ना हो जाए। तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। कमल ये कहकर वहां से हंसते हुए चला जाता है, जबकि पवन मूसलाधार बारिश को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे करके बारिश बहुत तेज हो जाती है और देखते ही देखते पवन की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। पवन ये सोचकर दुखी मन से अपने घर वापस लौट जाता है। क्या हुआ पवन, तू बहुत परेशान लग रहा है। माँ, इस बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गई और अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं खेतों में दोबारा फसल उगा सकूं। पुत्र कोई बात नहीं, ये सब नसीब का खेल है। आज हमारा बुरा समय है, कल हमारा अच्छा समय भी आएगा। तुम दिल छोटा मत करो, देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पवन अपनी खराब हुई फसलों के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आता है, मुझे पिताजी के इलाज के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करता हूँ, मैं राजा के पास जाता हूँ और उनसे काम मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर देंगे। पवन ये सब सोचते हुए राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, प्रणाम महाराज, मैं पवन हूँ। मैं इसी गांव में रहने वाला एक गरीब किसान हूँ। हाँ पवन, बताओ तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? महाराज, बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गई हैं। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ और मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं अपने पिताजी का इलाज करवा सकूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप मुझे कोई काम दे दें जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। राजा पवन की बात सुनकर पवन से कहता है, ठीक है पवन, मैं तुम्हें अपने महल में काम पर रखता हूँ। तुम्हें मेरे महल के बगीचे में लगे सारे पेड़ पौधों की काट छाट करनी होगी। पवन राजा के दिए हुए काम को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, जबकि पवन उसी महल के बगीचे में कमल भी
पेड़ पौधों को काट छाट करता है। कमल पवन को महल में देख अंदर से क्रोधित हो जाता है और मन में सोचता है, अच्छा तो पवन अब यहाँ भी काम करने लगा है। देखता हूँ ये यहाँ कैसे काम करता है। कमल ये सोचते हुए वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद राजा पवन से काम से बहुत खुश थे। वहीं राजा की खुशी देखकर कमल एक चाल चलता है। इस सारे खजाने को मैं पवन के झोले में रख दूंगा और जब इस खजाने को तोला जाएगा तब मजा आएगा। कमल राजा के खजाने को चुराने के बाद पवन के झोले में रख देता है और फिर वो चला जाता है। कुछ समय बाद मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज महल से आपका खजाना गायब हो गया है। मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हो? मेरा खजाना महल से आखिर किसने चुराया? राजा अपने खजाने की चोरी होने की बात सुनकर महल में काम करने वाले सारे नौकरों को एक जगह बुलाकर उनसे पूछताछ करते हैं। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरा खजाना तुम में से ही किसी ने चोरी किया है। जिसने भी ये काम किया है वह चुपचाप मुझे बता दो। अगर तुमने खुद अपने मुंह से सच बता दिया तो मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैंने खुद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैं तुम्हें बुरी सजा दूंगा, बुरी। राजा सबसे अपनी बात कह रहे थे, तभी कमल बोलता है, महाराज मैंने कमल को उसके झोले में कुछ छुपाते हुए देखा था। हो सकता है कि वो आपका खजाना हो। आप उसकी तलाश लीजिए। राजा कमल की बात सुनकर मंत्री को पवन की तलाशी लेने के लिए कहते हैं। महाराज ये देखिए, ये आपका खजाना पवन ने अपने झोले में छुपा रखा था। नहीं नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं नहीं जानता कि ये खजाना मेरे झोले में कहाँ से आया। अरे पवन, मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी मदद की और तुमने बदले में यह किया? नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपने बूढ़े माता पिता की कसम खाता हूँ। ठीक है पवन, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अब तुम इस महल में काम नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। राजा ये कहकर पवन को अपने महल से निकाल देते हैं। पवन मायूस होकर जंगल की तरफ चला जाता है। जहां वो मायावी दोस्त मंगल और प्रेम पवन को आते हुए देखते हैं। लगता है कोई गांववासी हमारे जंगल की तरफ आया है। हाँ, और मुझे लगता है ये बेचारा अपने जीवन से बहुत परेशान है। अच्छा चलो हम दोनों खोजी चल के उससे पूछ लेते हैं। अरे सुनो, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हमने तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम पवन है और मैं इसी गांव में रहता हूँ, लेकिन राजा ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे अपने महल से निकाल दिया और अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? देखो पवन, परेशान मत हो। देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मंगल पवन से ये कह ही रहा था कि तभी पीछे से एक जहरीला सांप मंगल को डसने आता है। तभी पवन अपने पास रखी पेड़ों को काटने वाली कुल्हाड़ी से उस सांप पर वार कर देता है, जिससे वो सांप तुरंत मर जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे दोस्त की जान बचाई। अगर ये सांप हम दोनों को काट लेता तो हम तो मर ही जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। पवन प्रेम की बात सुनकर कहता है, कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो मेरा फर्ज था। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी मैं उनकी जान बचाता। पवन की ये बात सुनकर मंगल उसे एक सिक्का देता है और कहता है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। इस सिक्के को तुम हमेशा अपने पास रखना। लेकिन इसको अपने पास रखने से क्या होगा?
यह सिक्का मुझे एक साधु बाबा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जिसके पास भी ये सिक्का होगा वह धनवान हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, धन्यवाद। पवन उस मंगल की बात सुनकर वापस अपने घर लौटता है। पवन के जाने के बाद मंगल और प्रेम गायब हो जाते हैं। इधर कमल राजा के खजाने से कुछ न कुछ चोरी करता रहता है और दिन कमल चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। अच्छा, तो तुम हो असली चोर। मुझे माफ़ कर दीजिए सरकार, मैंने ये गरीबी के कारण किया। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। राजा से माफी मांगने के बाद वो पवन की सारी सच्चाई भी उन्हें बता देता है, जिसे सुनकर राजा खुद पवन से माफी मांगने उसके घर जाते हैं। राजा पवन के लिए ढेर सारा खजाना भी लेकर जाते हैं। मुझे माफ कर दो पवन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे और मेरी तरफ से ये भेंट स्वीकार करोगे। कोई बात नहीं महाराज, मैंने आपको माफ़ किया। आपके सामने मेरी सच्चाई आ गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे इस खजाने का कोई लालच नहीं है। मुझे पता है पवन, तुम्हें इस खजाने का कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह अपनी खुशी से दे रहा हूँ। राजा के बहुत कहने पर पवन वो खजाना लेता है और उस खजाने को पाकर पवन बहुत बहुत धन्यवान हो जाता है। ये देखकर पवन की माँ कहती हैं, देखा पुत्र, नसीब का खेल पर मुझे पूरा यकीन था, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे।